हेलो क्लास 10। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र सेट अ 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का हल करने जा रहे हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। तो काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 आपको। इसमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। नंबर 2, सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है उद्धव को। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी उद्धव को करेक्ट आंसर हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। जो दोहा चरणों पे आधारित मात्राओं पे आधार होता है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा जो होता है वो है अर्धमात्रिक छंद। ऑप्शन नंबर शाह इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप इसके 4 ऑप्शंस देख पा रहे हैं, जिसको मैं आपको नहीं पढ़कर सुना रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ही मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का चश्मा जो आपके पाठ्य पुस्तक में कहानी है, उसका मूल भाव है देशभक्ति की भावना। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नंबर 5, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो जो वह धीरे धीरे रोने लगा एक वाक्य जो है, उसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो उसमें क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण भेद है। ऑप्शन नंबर शाह आपका इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भोलेनाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो भोलानाथ और उनके जो हम उम्र थे, मतलब उनके साथी जो थे, वो चबूतरे के एक कोनों को नाटक घर बना देते थे। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन लिखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में जो है ऑप्शन भी दिए हुए हैं ब्लैंक्स के लिए, तो वहाँ से ही आपको करेक्ट आंसर इसका लिखना है। परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। तो परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। नंबर 2, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, उसी में से हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। नंबर 3, विस्तृत कलेवर और काव्य को कहते हैं। खालिस्तान कहते हैं विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान माह तक चलती थी। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ फागुन मास तक चलती थी। नंबर 5, खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है। तो विधानवाचक वाक्य, किससे? विधानवाचक वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। नंबर 6, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। तो कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ अ, स्तंभ ब। नंबर 1 है उत्साह कविता। इसके सामने हमें दिया है तार सप्तक। मानवीय क्रियाओं का आरोप वाचाल। रिपोर्टाज की भाषा सज्जन व्यक्ति। सफ़ेद पोश एक आह्वान गीत। जो कम बोलता हो मानवीकरण अलंकार। अज्ञेय भद्र व्यक्ति। फ्रेंच और मितभाषी। इसमें 2 जो है हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो चलिए इसे मैच करते हैं। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, तो अपना फर्स्ट किससे मैच हो जाएगा? घ से मैच हो जाएगा। मानवीय क्रियाओं का आरोप। तो मानवीय क्रियाओं का आरोप तो ये आ जाएगी हमारी रिपोर्टाज की भाषा फ्रेंच। सफ़ेद पोश
सफ़ेद पोज हो जाएगा हमारा सज्जन व्यक्ति। और जो कम बोलता हो मित भाषी और अज्ञेय होता है तार सप्तक। तो यहाँ पे हमारी मैच कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। नंबर 2, विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के भेद हैं, पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो ये दो हैं जो भाव के भेद हैं। नंबर 3, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी जो है आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन मतलब क्या है? कानन मतलब कि जंगल होता है और वन होता है, और आनंद मतलब कि आनंद का वन के नाम से शास्त्रों में काशी प्रतिष्ठित है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है वह होता है हमारा अव्ययी भाव समास, और इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। तो जो भी काम अपने हाथ से किया जाए वो काम कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या यही है आपका। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? तो भोलेनाथ के पिता उसे फूल के कटोरे पर गोरस भाव घोलकर पिलाते थे या सानकर पिलाते थे। गोरस भात, क्या? गोरस भात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य कथन लिखिए। नंबर 1, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। पहला क्वेश्चन है, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। मुख्य गायक जो होता है उसकी आवाज़ भारी व गंभीर होती है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। हाँ, तो क्या आ जाएगा? दोहा और चौपाई वर्णिक छंद नहीं होते हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जो अविभाज्य है, तो ये कथन हो जाएगा सत्य। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सत्य कथन है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो रंगीन पताकाएं जो है वो शांति का और अहिंसा का प्रतीक नहीं है, ये कथन है असत्य। पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है, यह कथन है असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखिए। चलिए देखते हैं। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार रस के विविध रूपों का विस्तृत चित्रण हुआ है। मतलब रीतिकाल की जो भी कविताएं हैं उनमें श्रृंगार रस विविध रूपों में विस्तृत चित्रण हुआ है। इस काल में नायक नायिकाओं के विभिन्न प्रकारों का अंकन किया गया है। नायक नायिकाएं मतलब जो पात्र होते उनके उनका विभिन्न प्रकारों से अंकन किया गया है। श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग दोनों रूपों का वर्णन इस काव्य में मिलता है। मतलब संयोग और वियोग दोनों ही रूप इन काव्य पे मिलते हैं रीतिकाल की कविता में। इस काल के काव्य का प्रधान रस श्रृंगार है, और इस कविताओं का रस जो है, इन कविताओं में जो रस है वो है श्रृंगार रस, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इसके कुछ कवि के नाम जो हैं वो हैं और उनकी रचनाएं हैं। नंबर 1 है पद्माकर, ये रीतिकाल के कवि हैं और इनकी रचना है पद्मा भरण, गंगा लहरी, जगत विनोद, राम रसायन। और दूसरे हैं बिहारी जी और इनकी रचना है बिहारी सतसई। चलिए 6 के और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
चलिए इसका आंसर है प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रारंभ में प्रयोगवादी कवियों में प्रयोगों के प्रति आग्रह और प्रयोगों के फलस्वरूप नई कविता का जन्म हुआ। नंबर 2, अति वैयक्तिकता, अति बौद्धिकता एवं अति यथार्थवाद। नंबर 3, प्राचीन को नकार कर नवीनता को ग्रहण करना। नंबर 4, कुंठाओं, निराशाओं, यौन भावनाओं आदि का खुला चित्रण। नंबर 5, असमानताओं, विकृतियों, विसंगतियों का चित्रण। नंबर 6, अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों से युक्त मिश्रित भाषा। नंबर 7, नवीन प्रतीकों एवं उपमानों का प्रयोग। क्या क्या चीज़ें आ गई? प्रारंभ में प्रयोगवादी कवियों के में प्रयोगों के प्रति आग्रह रहा और प्रयोगों के फलस्वरूप नई कविता का जन्म हुआ। अति वैयक्तिकता, अति बौद्धिकता, अति यथार्थता और प्राचीन को नकार कर नवीन को ग्रहण करना। कुंठाओं, निराशाओं, यौन भावनाओं आदि का खुला चित्रण। अंग्रेजी, उर्दू आदि शब्दों का प्रयोग मिश्रित भाषा के रूप में। नवीन प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग। ये सब नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। या तो तुलसीदास की करना है या फिर नागार्जुन की करना है। तो तुलसीदास की 2 रचनाएं और तुलसीदास का कला पक्ष। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तुलसीदास रचनाएं। तुलसीदास जी की अनेक काव्य रचनाएं हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रामचरितमानस, ये बहुत प्रसिद्ध काव्य है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ठीक है, ये क्या थे? इसकी रचनाएं थी। ये रहा हमारा तुलसीदास का कला पक्ष। तुलसीदास का कला पक्ष। ठीक है, तो क्या है इनका कला पक्ष? भाषा और शैली। तुलसीदास ने ब्रज एवं अवधी भाषाओं का क्या है? साधिकार प्रयोग किया है। उनकी शुद्ध साहित्यिक भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि के शब्द भी मिल जाते हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषाओं का साधिकार प्रयोग किया है और इन पर राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि के शब्द भी मिल जाते हैं। तुलसी ने स्वयं से पूर्व के कवियों द्वारा प्रयोग की गई लगभग सभी शैलियों को अपनाया। अपने पूर्व से कवियों की भी शैलियों को इन्होंने अपनाया है। उन्होंने प्रबंधन एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचना की है। दोनों ही टाइप की रचनाएं इन्होंने की है। अलंकारों का स्वाभाविक सौंदर्य दर्शनीय है और दोहा, चौपाई, कवित, पद, सवैया आदि विविध छंदों का प्रयोग तुलसी के काव्य में मिलता है। अब हम देखेंगे नागार्जुन की 2 रचनाएं और नागार्जुन का कला पक्ष। आंसर है नागार्जुन की रचनाएं जो है नागार्जुन की रचनाओं में विविधता है। उनमें जीवन का कठोर यथार्थ तथा स्निग्ध कल्पना का अद्भुत समन्वय हुआ है। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, नागार्जुन की पहली कविता है काव्य संग्रह और दूसरी है भस्मांकुर। ठीक है, तो इस तरीके से ये नागार्जुन की कविताएं हो जाएंगी। अब हम इसका कला पक्ष हमसे पूछा है तो हम इसका कला पक्ष देख लेते हैं। तो क्या है नागार्जुन का कला पक्ष? भाषा, शैली और तथा शैली। नागार्जुन के सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। खड़ी बोली में पूर्ण साहित्यिकता का संचार कर दिखाया है। इनकी बोली कौन सी है? खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं पे सरलता, सुबोधता, स्पष्टता एवं मार्मिकता आपकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा की गति एवं लय से आपने कविता को प्रभावपूर्ण बना दिया है। मतलब इनकी गति और लय से कविताएं जो हैं वो एकदम प्रभावपूर्ण बना दिया है इसकी कविताओं को। नागार्जुन ने काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। आपने छंदबद्ध एवं छंदमुक्त दोनों प्रकार के काव्य की रचना की है। आपके काव्य के कला पक्ष में सरलता, स्पष्टता के साथ सरसता का अद्भुत संयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है?
आंसर है, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, योग संदेश उन लोगों को दो जिनका चित्त अस्थिर है, मतलब जो स्थायी जिनका मन नहीं है उनको योग शिक्षा दो। ऐसा कौन कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं। अर्थात जो चंचल मन वाले हैं, बल्कि जो क्या कहना चाहिए, चंचल मन है, मतलब जिनका स्थिर मन नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि आप अपने योग का संदेश उन लोगों को दो जिनका चित्त अस्थिर है, मतलब स्थायी नहीं है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं, मतलब जिनका मन स्थायी नहीं है, चंचल है, किसी एक चीज़ में टिका नहीं है, उन्हें शिक्षा दो आप अपनी। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन किसकी तरफ लग गया है? श्री कृष्ण की तरफ, और हमारा मन उसी पे स्थिर है। चलिए इसके और का क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका आंसर है, राम के स्वभाव की विशेषताएं। राम स्वभाव से विनम्र हैं, उनके मन में बड़ों के प्रति आदर भाव है, वे गुरुओं के आज्ञाकारी हैं और वे वीर परंतु धैर्यवान हैं। धैर्यवान हैं, विनम्र हैं, बड़ों के प्रति आदर का भाव है और गुरु के आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं, लक्ष्मण स्वभाव में उग्र है, मतलब ये गुस्से के तेज हैं, वे तर्कशील और वाक पटु हैं, मतलब स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बोलने वाले हैं और तर्क लगाने वाले हैं। वे बुद्धिमान और व्यंग करने में निपुण हैं, ये मजाक भी करते हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। वे वीर परंतु क्रोधी स्वभाव के हैं। ये क्या है? क्रोधी स्वभाव के हैं। कौन? लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 9, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? चलिए इसका आंसर है, फागुन प्रकृति के मुस्कुराने की ऋतु है, इसमें धरती नव यौवन पाकर निखर जाती है। मतलब ये क्या है? प्रकृति के मुस्कुराने की ऋतु है, मतलब इसमें प्रकृति क्या होती है? बहुत ज़्यादा खिल जाती है, इसमें धरती नव यौवन पाकर निखर जाती है और ऐसे लगती है धरती जैसे कि ये क्या हो गई हो? युवा हो गई हो, इसमें यौवन आ गया हो, ऐसी नज़र आती है। ना जाड़े की ठिठुरन, ना गर्मी की दहकता। इस मौसम पे ना ही ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ना वर्षा का गीलापन और ना ही बारिश होती है। बसंत ऋतु ऐसी होती है कि हर मन को संतुष्टि देकर पेड़ पौधों को भी नव श्रृंगार देती है। इस मौसम पे क्या होता है? हर किसी का मन शांत रहता है, संतुष्ट रहता है और पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं? नव श्रृंगार देती है, मतलब पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं? नए, ऐसा लगता है कि नए तरीके से पेड़ पौधे सजे हुए हैं, इन्होंने श्रृंगार किया हुआ है। पतझड़ के बाद पेड़ पौधे नए पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ में क्या होता है? पेड़ों के पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और नव श्रृंगार से मतलब है कि क्या होता है? इनमें नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूलों से श्रृंगारित होते हैं, इनमें फूल आ जाते हैं। यह मन को मोह लेता है, प्रसन्नता का संचार करता है, तो इससे हमारा मन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित होता है और हमारे पूरे मन में खुशी आ जाती है। 9 के और का क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? इसका आंसर देखते हैं। कवि के अनुसार, तो कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं नागार्जुन। ठीक है, तो नागार्जुन के अनुसार, कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू मनुष्यों के श्रम का परिणाम और पानी, मिट्टी, धूप, हवा का मिला जुला रूप फसल है। फसल किसका रूप है? नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के श्रम का परिणाम और पानी, मिट्टी, धूप, हवा, इन सब का योगदान है और इसी का रूप है फसल। फसल में मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन है। इन सब के साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी सम्मिलित है। तो फसल में मिट्टी के गुणधर्म मतलब कि मिट्टी के गुण भी, सूर्य की किरणों का रूपांतरण मतलब कि जो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, सूर्य की किरणों से उनका रूपांतरण हो जाता है, और हवा की थिरकन है। इन सब के साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 10, खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं।
चलिए आंसर देखते हैं। खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। किसी एक घटना का वर्णन होता है खंड काव्य में। नंबर 2, इसमें घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है। नंबर 3, इसका नायक प्रसिद्ध होता है। नंबर 4, संपूर्ण रचना में एक ही छंद का प्रयोग होता है। और नंबर 5, इसमें प्रधान रस जो है श्रृंगार है, शांत या वीर रस होते हैं। तो क्या क्या है, इसमें किसी एक घटना का वर्णन होता है, यह इसमें किसी महान आदर्श की अभिव्यक्ति होती है, इसमें नायक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, इसमें एक ही छंद होता है और श्रृंगार रस, शांत रस और वीर रस होते हैं। यहाँ पे कुछ रचयिता दिए हुए हैं, खंड काव्य दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट होते नहीं होते, मतलब स्थायी भाव जो रहते हैं स्थिर रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते। रस परिपाक होते तक बने रहते हैं, किंतु संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह क्षण क्षण में बनते मिटते रहते हैं। स्थायी भाव स्थिर होता है, जबकि संचारी भाव क्या होते हैं, ये पानी की बुलबुले की तरह होते हैं जो क्षण क्षण में बनते मिटते रहते हैं। नंबर 2, प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है तथा वह निश्चित होता है, किंतु संचारी भाव निश्चित नहीं होता। हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है और ये स्थिर होता है, जबकि संचारी भाव निश्चित नहीं होता है। यह है आपका दोनों के बीच में अंतर। एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। संचारी भाव एक ही प्रयोग किया जा सकता है हर रस में, इसलिए संचारी भाव को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसी कारण, क्योंकि इसका प्रयोग अनेक रसों में किया जा सकता है, इसलिए इसे व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। और इस तरीके से इसमें और भी अंतर आपको दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में 2 पूछा था, तो हमने आपको 2 डिस्कस करा दिया है। नंबर 11, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मतलब चौपाई छंद की परिभाषा भी देनी है और उसका उदाहरण भी हमें बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे क्या होते हैं, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं और एक शर्त ये भी होती है कि अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे कि दिया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा आप, यहाँ पे ये 2 गुरु हैं। लास्ट में क्या होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। तो ये देखिए गुरु हैं। लघु और गुरु में यदि छोटा रहता है, जिसमें मात्राएं नहीं है, छोटी मात्रा लगी हुई, तो वो 1 गिना जाता है, मतलब लघु। और जिसमें 2 मात्राएं, मतलब बड़ी मात्रा लगी होती है, वो दीर्घ गिनी जाती है। जैसे कि बड़ी ई है तो ये 2 मात्राएं, बड़ा आ है तो ये 2 मात्राएं। यहाँ पे छोटा च है, छोटा ला है, मतलब कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ये लघु। तो लघु को हम दिखाते हैं ऐसे और दीर्घ को दिखाते हैं ऐसे। तो ये चौपाई जो होती है एक मात्रिक छंद है और इसमें 16-16 मात्राएँ होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। ये 2 गुरु हैं। देखिए गिन लीजिए, 16 मात्राएँ हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 रहेंगी, यहाँ पे 16 रहेंगी। चलिए इसके और में हमसे क्वेश्चन किया है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आंसर है, या जहाँ उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाती है। क्या करते हैं, लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जिसमें ज़्यादा प्रशंसा हो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति। मतलब कोई भी बात जो है वो बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, वही है अतिशयोक्ति। इसमें किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार,
घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब ये बता रहा है कि राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ में असंभव है कि सोचने से ही थोड़ी कोई नदी पार कर लेगा घोड़ा। काव्य की इन पंक्तियों में राणा प्रताप के घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः अति संयोक्ति अलंकार है। इसका एक और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक निबंध रचना का नाम लिखिए। चलिए, इसका आंसर है निबंध शब्द का आशय है सम्यक रूप से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार एक सूत्र में बंधे रहते हैं। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। तो सम्यक रूप से बंधी हुई रचना ही निबंध कहलाती है और निबंध में भाव और विचार एक सूत्र में बंधे होते हैं, जिसे इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा, निबंध की विद्वानों के हिसाब से परिभाषा जिसमें हमको पूछा है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो इनका कहना है कि जो गद्य है वो कवियों की कसौटी है और निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। ठीक है, और ये है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा। चलिए, इसके और में हमसे पूछा है कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। आंसर देखते हैं। आंसर है कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी, उपन्यास, कहानी छोटी होती है, उपन्यास का कलेवर विस्तृत होता है, जबकि उपन्यास क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। कहानी में एक ही कथा होती है और उपन्यास में मुख्य कथा के साथ अन्य कथाएं भी होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा कथाएं इसके अंदर होती हैं। उदाहरण, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ये कहानी के उदाहरण हैं और उपन्यास के उदाहरण हैं गबन और गोदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। किन बिंदुओं के आधार पर लिखना है, इनकी दो रचनाएं लिखनी है और भाषा शैली लिखनी है। तो स्वयं प्रकाश की देखते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश की रचनाएं हैं हमारे पास में। स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी संधान, ये इसकी रचनाएं हैं। और इसका हम देखते हैं भाषा शैली। भाषा शैली स्वयं प्रकाश ने सरल, सहज तथा भावानुकूल भाषा शैली को अपनाया है। तो जो स्वयं प्रकाश है उन्होंने सरल और सहज भाव वाली भाषा शैली को अपनाया है। नंबर आ, भाषा, स्वयं प्रकाश ने लोक प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया है। उनकी भाषा में सरलता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र दिखाई देती, मतलब इनकी भाषा बहुत सरल है, जो समझने में आसान है और स्पष्ट है। अपने तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया है और इनने अपनी रचनाओं पे जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे तत्सम शब्दों का, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग होते हैं और साथ ही साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भी मिलते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और स्वयं प्रकाश पात्र तथा भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब जिस टाइप का पात्र रहेगा उनकी रचना में उसके भाव के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करते हैं। जन सामान्य के लिए रचना करने वाले स्वयं प्रकाश ने जन सामान्य की लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो जो भाषा लोगों को समझ में आ जाए, जो जन सामान्य को समझ में आ जाए, उस भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। वह है इसकी शैली। स्वयं प्रकाश विषय के अनुरूप शैली का प्रयोग करते हैं। आपकी कहानियों में प्रयोग में लाई गई शैली रूप इस प्रकार है। पहली है वर्णनात्मक शैली, जिसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे। विवरणात्मक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, किस्सा गोई शैली। तो इनको आप क्या कर लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे।
अब हम देखेंगे मन्नू भंडारी की रचनाएं। तो मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं, मन्नू भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, ये। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आपका बंटी महाभोज। अब हम इनकी देखेंगे भाषा शैली। मन्नू भंडारी की भाषा शैली। मन्नू भंडारी की भाषा एवं शैली सरस, सरल तथा प्रवाहमयी है। इनकी भाषा मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की तरह ही उनकी भाषा सहज, व्यवहारिक तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। उन्होंने बोलचाल की खड़ी बोली को महत्व दिया। इनकी भी भाषा जो है सहज है, व्यवहारिक है और भावों को व्यक्त करने वाली है। और दूसरी, इनमें खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, या अपनी बोलचाल में जो खड़ी बोली यूज़ होती है उसको महत्व देते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का और सरस सामंजस्य आपकी भाषा में दिखाई पड़ता है। सरल, तत्सम, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में होता है। वैसे ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, देशज भाषाओं का शब्द भी इन्होंने अपनाया हुआ है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया हुआ है इन्होंने। क्लिष्टता एवं बनावटीपन से दूर प्रवाहमयी भाषा को आपने प्राथमिकता दी है। विषय, पात्र तथा घटनाओं के अनुसार आपकी भाषा बदलती रहती है। फिर इनकी शैली में वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली, संवाद शैली और समाज शैली, व्यंग्यात्मक शैली है। इन सबको आप डिटेल में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चलिए, इसका आंसर है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना का होना, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? देश भक्ति की भावना थी, प्रेम था देश के लिए। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति से आहत होता। कभी भी वो देखता कि नेताजी को कि जो चश्मे के बिना वाली जो मूर्ति को वो देखता था तो उसको क्या होता था? दुख होता था। उसके मन में नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, परंतु उपयुक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोग ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग्य में रखा गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था जो नेताजी के प्रति सम्मान व्यक्त करता था। चलिए और का क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? लिखिए। आंसर है, अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। नंबर 1, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसने क्या किया? अपने बेटे को आंगन पर लिटाया और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ढक दिया। नंबर 2, मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए। उसके ऊपर फूलों के और तुलसी के पत्ते डाल दिए और सिरहाने पर एक दीपक जलाकर रख दिया, और जिधर उसका सिर था वहाँ पे एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे। जैसे कि वो रोज़ उसको कबीर के पद सुनाते थे, वैसे ही कबीर के पद उसके पास बैठकर गाने लगे। पतोहू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, विरहिणी अपनी प्रेमी ईश्वर से मिल गई। उन्होंने बताया कि जो बिछड़े हुए थे वो अपने प्रेमी ईश्वर, मतलब जिनको ईश्वर से मिलना था, और जो बहुत दिनों से एक दूसरे से बिछड़े हुए थे वो एक दूसरे से मिल गए। पतोहू को समझाते, यह समय रोने का ना होकर उत्सव मनाने का है। इस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 15, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है, मतलब कि शुभ कामों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है,
भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं, जितने भी शहनाई बजाने वाले हुए हैं, उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर में। इसमें सबसे फेमस कौन है? बिस्मिल्लाह खां। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं है, मतलब उनसे अच्छी शहनाई कोई नहीं बजाता, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, इसलिए उन्हें इसका नायक कहा जाता है। चलिए इसका और का क्वेश्चन देख लें। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, मतलब जिस पे योग्यता है और वो नए नए तथ्यों की खोज करता है, ऐसा व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। नंबर 2, न्यूटन ने अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। यह सिद्धांत नया था, इसलिए उसे संस्कृत व्यक्ति कहना उचित है। ठीक है, एक नई खोज की उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की, और ये एक नई खोज थी जो इनसे पहले किसी को नहीं पता थी, इसलिए इन्हें संस्कृत व्यक्ति कहा गया। जिसने भी अपनी योग्यता से आग और सुई धागे का आविष्कार किया होगा वे संस्कृत व्यक्ति रहे होंगे, मतलब जो भी नई खोज करते हैं, जैसे कि पहले के टाइम पे जिसने सुई धागे की या आग की खोज किया हो, वो अपने आप में ही संस्कृत व्यक्ति हैं, वो उनको संस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा। इसी प्रकार जन कल्याण की भावना से निहित व्यक्ति जन कल्याण के सूत्र स्थापित करता है तो वह संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और कौन व्यक्ति? जो जन कल्याण की भावना से कोई सूत्र स्थापित करता है वो भी व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दो भाषाएं बोलने वाला, तो दो भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं बहुभाषी, या दो से ज़्यादा भाषा बोलने वाले व्यक्ति को भी बहुभाषी कह सकते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके तो उसको कहते हैं अवर्णीय। और इसके और में हमसे पूछा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है खून पसीना एक करना, तो खून पसीना एक करना का मतलब है बहुत मेहनत करना। और सेकंड है गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े में बहुत। चलिए इसका आपको वाक्य में प्रयोग भी आ सकता है, तो वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि जो राम है, मोहन है, वो बहुभाषी है, ठीक है, और जैसे कि इस किताब का वर्णन नहीं किया जा सकता, या ये किताब अवर्णीय है। खून पसीना एक करना मतलब किसान खेतों पे अपना खून पसीना एक करता है। गागर में सागर का भरना, तो गागर में सागर भरना का मतलब है हमारे रीतिकाल के कवि अपनी कविताओं में गागर में सागर भर देते थे। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नन्हे शिशु माता पिता की गोद की चाहत में से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी चाहत क्या होती है, वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें अपनी गोद में ले लें, और इसके लिए वो अपना प्रेम इस तरह से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। माता पिता के अंगों को कोमल नन्हे हाथों से स्पर्श करके भोली नज़रों से मुस्कुराते हुए निहार कर उनके साथ हंसते खेलते हुए प्रेम व्यक्त करते हैं। वो क्या करते हैं, माता पिता को अपने हाथों से छूते हैं, स्पर्श करते हैं और उनको भोली और मुस्कुराती हुई नज़रों से देखकर हंसते खेलते हुए प्रेम करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर उनके पसंद के कार्य करके उनके पसंद की चीज़ों का उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। और बड़े बच्चों का प्यार जताने का तरीका अलग होता है, वो अपने माता पिता की मदद करके उनकी आज्ञा का पालन करके अपने प्रेम को दर्शाते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। चलिए इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। चलिए देखते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है क्योंकि मेहनतकश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाला, और बादशाह अर्थात अजय या चक्रवर्ती सम्राट जिसने सभी पर विजय प्राप्त कर ली हो। मतलब मेहनतकश का मतलब ये होता है कठिन मेहनत करने वाला
और बादशाह जिसने अजय मतलब कि सबको जीत लिया हो, या चक्रवर्ती सम्राट हो जिसका हर जगह शासन हो, जिसने सभी पर विजय प्राप्त कर ली हो। गंगटोक की प्राकृतिक संरचना में दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप जीवन यापन करने के लिए सुगम बनाने वाले यहाँ के निवासी ही हैं। सर्वसुलभ संसाधनों को 14,000 फीट की ऊंचाई पर उपलब्ध करना अत्यंत कठिन कार्य है, जिसे यहाँ के मूल निवासियों ने अपनी कर्मठता से सुलभ किया, अतः उसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, ऊंचे पहाड़ पे जहाँ पे जीवन यापन बहुत कठिन होता है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जीवन यापन को सुगम बना दिया, आसान बना दिया। इन्होंने लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर वो सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी होते हैं। और इस तरीके से यहाँ के जो मूल निवासी थे इन्होंने कठिन परिश्रम किया, और कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ही मेहनतकश बादशाह कहा जाता है। और यहाँ के हर एक व्यक्ति ने मेहनत की और मेहनतकश बादशाह बना, इसलिए इस शहर को मेहनतकश बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपकी पाठ्यपुस्तक से एक हमें यहाँ पे दिया हुआ है काव्यांश मतलब कि कविता का अंश, जिसका हमें संदर्भ प्रसंग और उसका भावार्थ लिखना है। चलिए पढ़ते हैं इसे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तार रस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद नता को लागी। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। चलिए इसका संदर्भ है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद से लिया गया है। मतलब आपके लेसन का नाम है क्षितिज भाग 2 के पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी कि किस कविता का है और इसके कवि कौन है। उसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को पाकर गोपियाँ द्वारा उद्धव पर व्यंग किया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उद्धव एक संदेश लेकर आए हैं श्री कृष्ण का, और उस संदेश को लाने वाले हैं उद्धव, जिन पर गोपियाँ क्या कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं। चलिए इसका भावार्थ देखेंगे। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। ये देखिए इस लाइन का अर्थ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसका अर्थ है, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, बड़े भाग्यवान हो। तुम प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए, तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसका अर्थ है, तुम प्रेम रूपी बंधन में नहीं बंध पाए हो, तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबा है। फिर है आगे, पुरीन पात रसत जल भीतर, जैसे कि जल के भीतर रहते हुए कौन, पुरीन मतलब कि कमल, तार रस देह न दागी, पर उसकी देह मतलब उसका शरीर गीला नहीं होता। तुम तो कमल के उस पत्र मतलब कि पत्ते की तरह हो, जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है। जिस तरह तेल लगी हुई गागर को जल में डुबाने पर जल की बूंद उस पर ठहरती नहीं, उसी प्रकार कृष्ण के समीप रहकर भी तुमने ना तो प्रेम रूप की नदी में अपना पांव डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो पाई, परंतु हम अबलाएं इतनी भोली हैं कि कृष्ण के सौंदर्य पर ऐसे मुग्ध हो गई हैं जैसे कोई चींटी गुड़ पर चिपक जाती है। तो इसमें ये उसने बताया है, देखिए यहाँ से हम समझें तो यहाँ पे उसने बोला है कि पुरीन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल का पत्ता पानी पे रहकर भी गीला नहीं होता। जो जल माह तेल की गागरी, जैसे कि यदि तेल एक गागरी है जिसमें तेल लगा हुआ है तो उस तेल की गागरी में पानी की बूंदें नहीं रुकती, उसी प्रकार से तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम पर नहीं डूबे हो। परंतु जो बोल रही है, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरिया, दृष्टि न
रूप परागी, सूरदास अबला हम भारी भोरी, गुर चीटी जो पागी। लेकिन हम जो अबलाएँ हैं इतनी भोली हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे मुग्ध हो गई हैं जैसे कि चींटी जो है गुड़ को खाने जाती है लेकिन वो गुड़ को खा नहीं पाती, उसमें चिपक जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का और का क्वेश्चन देखें। मधुप गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। चलिए इसका संदर्भ हम देखते हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए इसका प्रसंग देखते हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मित्रों के कहने पर अपनी आत्मकथा ना लिखने के बारे में बताता है कि मेरी जीवन व्यथा सुनकर कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। चलिए इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि मेरे जीवन के उपवन में मेरे मन का भ्रमर गुंजार कर रहा है और मेरे मन की कहानी कह रहा है। कवि यहाँ पे बहुत भ्रमित है और बोल रहा है कि मेरा जो जीवन है उसमें एक भ्रमर गुंजार कर रहा है और मेरी कहानी कह रहा है कि मेरे जीवन उपवन की घनी पत्तियाँ मुरझाकर गिर गई हैं, अर्थात खुशियाँ चली गई हैं। मतलब वो बहुत दुखी हैं और बोलते हैं कि मेरे जीवन की सारी खुशियाँ चली गई हैं। और इस अनंत आकाश में अनगिनत जीवन व्रत हुए हैं जिन महापुरुषों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, लगता है वे अपना ही उपहास बना रहे हों। कवि के जो मित्र उनसे अपनी जीवनी लिखने को कहते हैं, कवि उनसे कहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा क्यों लिखूं, जबकि यह जीवन अभावों और निराशा से भरा ही रहा है। मेरी गाथा सुनकर तुम कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह सुखद भावनाओं से रिक्त गागर की तरह है। तो कवि यहाँ पे दुखी होते हुए कह रहा है कि जो महापुरुष अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं या अपना इतिहास लिख रहे हैं वो अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि अपने जीवन की कथा लिखने का क्या फ़ायदा जबकि हमारा जीवन निराशाओं से और अभावों से भरा हुआ है। यदि सुखद भावना हो तो हम अपने जीवन को क्या करें, जीवन की कथा को लिखें, इतिहास को लिखें। हमारा जीवन तो एक ऐसी गागर की तरह है, एक ऐसी गगरी की तरह है जिसमें सुख ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यह आप संदर्भ को देख लेंगे। चलिए मैं इसका अर्थ आपको बता दूं। यह हमारा संदर्भ पूरा दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से देख लेंगे। मैं इसका आपको अर्थ बता दे रही हूँ। तो इसका संदर्भ है आपका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद भगत पाठ से अवतरित है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। बाल गोविंद भगत से लिया गया है और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए प्रसंग देखते। प्रसंग है, यहाँ पर बाल गोविंद भगत ने मानवीय शील का उत्कृष्ट रूप अंकित किया है। किसका? मानवीय शील का। व्याख्या है इसकी, बाल गोविंद भगत संगीत के प्रति समर्पित थे। वो क्या करते थे? संगीत को बहुत पसंद करते थे। उनके इस रूप का सर्वोत्कृष्ट रूप उस दिन दिखाई पड़ा जिस दिन उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उनका एक ही पुत्र था, वह कमज़ोर दिमाग वाला तथा निष्क्रिय था। मतलब क्या था, उनका बेटा जो था वो बहुत ही निष्क्रिय था, मतलब सक्रिय नहीं था, और उसका दिमाग कैसा था? कमज़ोर था, और वो उनका एकमात्र पुत्र था जिसकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से बाल गोविंद भगत उसका विशेष ध्यान रखते थे। उनकी मान्यता के अनुसार इस तरह के व्यक्तियों पर अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको और अधिक प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए। ऐसे लोग अधिक देखभाल के हकदार होते हैं। ये अपनी चिंता खुद नहीं कर पाते, इसलिए अन्य लोगों को इनकी चिंता करनी चाहिए। चलिए और का क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास में यहाँ पे एक पूरा आपका गद्यांश। तो इस गद्यांश को जो है हम ओरली पढ़ लेंगे।
तो इस गद्यांश के लिए संदर्भ हम देखेंगे। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नौबत खाने, कहाँ से? नौबत खाने, नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन है इसके लेखक? यतीन्द्र मिश्र हैं। और इसका प्रसंग आएगा कि इस गद्यांश में शहनाई के ऐतिहासिक परिचय के साथ साथ काशी के मंदिर और वहाँ की परंपराओं का वर्णन किया गया है, या यहाँ की परंपराओं पर इसकी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या है, काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि जो काशी शहर है वहाँ पे संगीत आयोजन की एक परंपरा है। मतलब यहाँ पे प्रति वर्ष संगीत का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन हनुमान मंदिर में होता है। और यह काशी में होने वाला संगीत आयोजन कहाँ पर होता है? संकट मोचन हनुमान के मंदिर पे हर वर्ष होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर और प्रतिवर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक कौन से शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। मतलब यहाँ पे देश विदेश से हर जगह से लोग शास्त्रीय और उपशास्त्रीय दोनों ही तरीके के गायन वादन करते हैं और एक बड़ी सी सभा का आयोजन होता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं और जो एक शहनाई वादक हैं, कौन? बिस्मिल्लाह खां, ये इस आयोजन में ज़रूर आते हैं। और वो क्या कहते हैं? जबकि बिस्मिल्लाह खां क्या है? एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और मुस्लिम व्यक्ति होने के साथ साथ अपने मजहब के प्रति ये अत्यधिक समर्पित हैं। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार है। ये मुस्लिम होते हुए भी काशी विश्वनाथ के प्रति इनकी श्रद्धा बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 20, मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी मतलब चाबी है। वाणी से आप किसी के भी हृदय तक पहुंच सकते हैं यदि आप मधुर बोलते हैं। एक ही बात को हम कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बातों को कहने का तरीका अलग अलग होता है। यदि आप किसी बात को अच्छे से कहेंगे तो वो मधुर बन जाएगी और यदि बुरे तरीके से कहेंगे तो वो कटु बन जाएगी। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है। यदि आप शिष्ट व्यवहार करेंगे, अच्छे से बोलेंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। कटु वाणी आदमी को रुष्ट कर सकती है तो उसके विपरीत मधुर वाणी दूसरे को प्रसन्न भी कर सकती है। वैसे ही एक वाक्य यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि शब्द संभाले बोलिए शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो इस तरीके से आप अपने अनुच्छेद को प्रभावी अनुच्छेद बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आंसर है, विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करती है। मतलब इसमें किसी वस्तु के क्या बताए जाते हैं, उसके खास गुणों को बताया जाता है विज्ञापन पे। सेकेंड होता है आकर्षक लेखन शैली। थर्ड होता है प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता, कुछ अलग होना चाहिए। विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार नारे का उपयोग कर सकते हैं, कुछ खास स्लोगन लिख सकते हैं। विज्ञापन आकर्षक हो, कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए, मतलब ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन को बॉक्स बनाकर प्रस्तुत करें।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए अपना गद्यांश है, श्रम होता सबसे अमूल्य धन है। इसका मतलब जो मेहनत करता है या जो मेहनत होती है वो सबसे अमूल्य धन है, मतलब कि सबसे अच्छा धन है, अनमोल धन है। सब जन खूब कमाते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करता है वो बहुत कुछ कमा लेता है। जब सब असंग रहते अभाव से सब इच्छित सुख पाते हैं, मतलब यदि जो व्यक्ति मेहनत करता है वो एक अनमोल धन को कमाता है, वो अपने जीवन में सब कुछ कमा लेता है, उसके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता है और वो जिस सुख की इच्छा करता है वो सारे सुख पा लेता है। जैसे कि यदि मेहनत करोगे, आपके पास में पैसा रहेगा तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ को आप खुद खरीद सकते हो, खुद उसका उपयोग कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। वैसे ही राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि राजा या प्रजा मतलब कि ना ही जनता होती है और ना ही कोई राजा होता है, ना ही कोई किसी का राजा है और ना ही कोई राजा किसी पे शासन कर सकता है। सब की सब क्या होते हैं, मनुज ही हैं, मतलब सब की सब एक जैसे मानव ही हैं। कोई बड़ा आदमी नहीं है या कोई छोटा आदमी नहीं है। सिर्फ श्रम करने से कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा होता है। भाग्य लेख होता ना मनुज का, होता कर्मठ भुज ही। कोई ऐसा भाग्य लेख नहीं होता है कि हम बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है मनुष्य के कर्मठ भुजाओं से, मतलब जो अपने हाथों से जो मेहनत करता है, अपना जो श्रम करता है, उसी की वजह से उसको सब कुछ मिलता है और उसी की वजह से, अपने श्रम की वजह से वो राजा बन जाता है या फिर प्रजा ही बनकर रह जाता है। तो आपसे यहाँ पर जो पूछा था काव्यांश का भावार्थ, तो आप इस काव्यांश का भावार्थ जैसा मैंने समझाया वैसा लिख लेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप इसका लिख सकते हैं, श्रम एक अनमोल धन, अनमोल धन, ऐसा आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। और जैसा आपको सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से इसका शीर्षक लिख सकते हैं। सेकंड पे पूछ रहा है, राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का क्या आशय है। तो राजा प्रजा नहीं कुछ होता से कवि का आशय है कि कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति ना ही एक राजा है और ना ही एक जनता है। वो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से ही या तो किसी पे राज कर सकता है या तो किसी का गुलाम बन सकता है। मतलब यदि आप मेहनत करते हैं तो आप एक राजा की तरह शासन करने वाले बन जाएंगे और यदि मेहनत नहीं करते हैं तो आप प्रजा की तरह, एक गुलाम की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके और में हमें दिया हुआ है एक गद्यांश, कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है। चलिए इसका अर्थ मैं आपको साथ में समझाते चलूं कि कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने कोई लक्ष्य तय करके रखा है वो हमें बहुत दूर दिखाई देता है। ऐसा लगने लगता है, संदेह होने लगता है, मतलब हमें शंका होने लगती है कि इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे या नहीं। ऐसा लगता है कभी कि ये काम हमसे पूरी तरह हो जाएगा, ये लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे, और कभी क्या लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। कभी कभी क्या होता है, हम पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर भी हमें क्या मिलती है, असफलता मिलती है। और जब हम असफल होते हैं तो असफलता से इससे मन में निराशा का भाव जागृत होता है। तो हमें क्या होती है, निराशा होती है, उस काम के प्रति हमें रुचि खत्म हो जाती है। निराशा से अप्रसन्नता और शांति नष्ट होती है, और जैसे ही हमारे मन में निराशा आती है तो हमारी जो खुशी है वो भी ख़त्म हो जाती है और हमारे मन की शांति भी ख़त्म हो जाती है। आशा उत्साहित करती है, जबकि निराशा क्या करती है, हमें हतोत्साहित करती है, और आशा हमें क्या करती है, उत्साहित करती है। तो हमें कभी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी आशा को नहीं छोड़ना है। निराशा का भाव अकेले नहीं आता, निराशा कभी भी अकेले नहीं आती। निराशा अपने साथ में और भी बुरी चीज़ों को लेकर आती है, जैसे उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है। उससे क्या होता है, हमें हार मिलने की भावना हमारे अंदर आ जाती। इससे हमको क्या लगता है कि ये कोई भी छोटे से छोटा काम भी हम नहीं कर पाएंगे, और इस तरीके
तरीके से जो भावना हमारे अंदर आती है वो हीन भावना आ जाती है। असुरक्षा का भाव आता है, हमें ऐसा लगता है कि हम क्या हैं, इस काम को कर नहीं पाएंगे, हमें अपने आप में असुरक्षा महसूस होती है। तनावों का बवंडर आ जाता है, हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं आने लगती है और एक के बाद एक चिंता बढ़ते चल रही है कि यदि ये लक्ष्य हमने प्राप्त नहीं किया, ये काम हमसे नहीं हुआ तो इसके बाद क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे तनावों का तूफान, बवंडर मतलब तूफान, हमारे अंदर आ जाता है। मन उत्साहहीन हो जाता है, मन में कोई भी आशाएं नहीं रहती, मन में निराशा को नहीं आशा को बसाना चाहिए। इसलिए हमें जो भी निराशाएं हमारे अंदर आने की कोशिश कर रही हैं उनको दूर हटाना चाहिए, हमें सिर्फ आशा को अपने अंदर प्रवेश दिलाना चाहिए। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम होते हैं। मतलब जो लोग आशा को कभी नहीं खोते हैं, वो कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछ रहा है, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लक्ष्य प्राप्ति लिख दीजिए, आशा और निराशा लिख दीजिए, या आपको जो सुटेबल लगता है आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है, तो निराशा का भाव असफलता से जागृत होता है। और उपयुक्त गद्यांश का सारांश जैसा कि मैंने आपको समझाया उससे आप अपने शब्दों पे यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। तो मोहल्ले की सफाई हेतु निवेदन करना, तो ये हमारा एक होगा औपचारिक पत्र। तो इसमें हम लिखेंगे सेवा में, किसको लिखेंगे, सेवा में श्रीमान नगर स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, नगर पालिका मुरैना मध्य प्रदेश, या फिर जो भी आपको एड्रेस इधर पे डालना है आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा विषय, आपका विषय रहेगा। यहाँ पे दिया है उसने जीवाजीगंज की सफाई हेतु आवेदन, आप लिखना मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र या निवेदन पत्र। महोदय जी, मोहल्ले मतलब जो भी आपका मोहल्ला है उसका नाम का एक महत्वपूर्ण मोहल्ला है, यहाँ प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, किंतु कुछ दिनों से यहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है। सड़कों गलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ बंद हो गई हैं जिससे गंदा पानी सभी तरफ फैल रहा है, सीवर चौक हो गई है अतः उफन रही है, चारों ओर गंदगी तथा बदबू फैली है। ऐसी स्थिति में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। सफाई की नियमित व्यवस्था बहुत ख़राब है, सफाई कर्मी या तो आते ही नहीं और यदि आते हैं तो यहाँ की गंदगी के साम्राज्य को देखकर लौट जाते हैं। इस तरह हालात लगातार बिगड़ती जा रही है, अतः आपसे निवेदन है कि आप जनहित में शीघ्र सफाई व्यवस्था कराने का कष्ट करें। धन्यवाद, दिनांक, और इधर आप भावदी अपना नाम लिख देंगे। इस तरीके से कोई भी यदि आपको आवेदन लिखने आता है तो आप उसे बना सकते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि वो आपका औपचारिक है या अनौपचारिक है। क्वेश्चन नंबर 22 का और है, प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो ये आपका है अनौपचारिक पत्र। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसका मैटर बना लेंगे। जो एड्रेस है वो अपने प्रिय भाई का नाम स्नेह, फिर क्या लिखेंगे, आशा है तुम स्वस्थ और आनंद होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे, किंतु तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही चिंता में डाल देती है। तुम्हें लगातार कमर दर्द रहने लगा है, आँखों में चश्मा भी लग चुका है। तो फिर इसके आगे से लिखेंगे, प्रिय रोही, आपका जो भी भाई है, तुम रोज़ कम से कम 1 घंटा खेलकूद या व्यायाम के लिए निकला करो, और साथ ही में लिखेंगे कि आप कम से कम रोज़ क्या करो, सैर करो, ना हो तो सुबह की सैर किया करो। किंतु मेरा अनुभव है कि यदि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रही तो तुम्हें सफलता ही मिलेगी और ना पढ़ाई ही काम आएगी, अतः पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी आवश्यक है। आशा है तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे और रोज़ कोई व्यायाम किया करोगे और सैर पे जाया करोगे। इस तरीके से आप इसका लेटर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। नंबर 1 है हमारा विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। चलिए इसका मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप उसे वहाँ से, यदि आपके पास में कहीं लिखा ना हो तो आप वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं, या फिर लिखा हो तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं।
चलिए यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थी और अनुशासन या फिर विद्यार्थी जीवन, ये है इसकी रूपरेखा। और रूपरेखा में आपके पूरे 9 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसका डिटेल में वर्णन मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये रहा आपका सेकेंड पेज। यहाँ से इस तरीके से देखिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके आगे का पेज मैं आपको दिखा रही। ये देखिए इसका नेक्स्ट पेज है। ये आगे ये अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम, अनुशासन प्रगति का आधार। और देखेंगे इस तरफ आगे पेज में है आपका अनुशासन में रहकर ही युद्ध कर पाती है, और फिर उपसंहार। ये अनुशासन के लिए एक आपको लाइन यहाँ पर लिख कर दी हुई है। चलिए इसका सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण में हमारी व्यक्तिगत भूमिका, मतलब हमारा क्या योगदान है पर्यावरण प्रदूषण में। चलिए ये रहा हमारा पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निदान या पर्यावरण प्रदूषण। ये है इसकी रूपरेखा और यहाँ से इसकी डिटेल शुरू होती है। ये देखिए, ये है यहाँ से प्रस्तावना, ठीक है, और ये इसके पॉइंट्स आपको डिटेल में दिए हुए हैं, जिसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। इसका नेक्स्ट पेज है हमारा ये, जिसमें जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण का घातक प्रभाव और पर्यावरण सुरक्षा। और आप लोग ऐसे ही अपने एशे को प्रभावी बनाने के लिए, निबंध को एकदम अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन ज़रूर लिखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान या समग्र स्वच्छता अभियान, तो इसके लिए हमारी यहाँ पर रूपरेखा दी हुई है। इसके आगे का एशे मैं आपको दिखा रही। ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से प्रस्तावना, स्वच्छ भारत का स्वप्न, स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ, गंदगी के दुष्परिणाम और समग्र स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार। इसका नेक्स्ट पेज है, ये देख सकते हैं आप। इसका नेक्स्ट पेज, यहाँ से इसके शुभ परिणाम और उपसंहार आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो इस टॉपिक को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से राइट करके दिखा देंगे। उसके बाद है हमारा जल संरक्षण, तो यहाँ पे जल संरक्षण या जल ही जीवन का टॉपिक है। और यहाँ पे इसकी रूपरेखा ये देखिए आप दी हुई है। इसका एशे यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रस्तावना इसकी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं तो जल का महत्व ये हमें दिया हुआ है, फिर जल के विभिन्न स्रोत, जल का अभाव, जल समस्या का समाधान। आगे बढ़ेंगे तो इसका उपसंहार, यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा सेट नंबर ए, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व होते हैं और बाकी के सेट हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो पे डालेंगे। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिलते चलेंगे। थैंक यू।